हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आपकी कोई प्रोफेशनल इनकम है या कमीशन इनकम है या ब्रोकरेज मिलती है, पिछले साल में आपने ITR 4 फाइल की थी या आप हमेशा से ITR 4 की फाइलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ कि आपके AIS में स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स भी आ गए हैं, आपने सेल आउट किए थे तो वो सब आपके AIS में आ गया है। अब आपको कौन सी ITR फाइल करनी है, क्योंकि अब आप ITR 4 की कैटेगरी से आउट हो चुके हैं। अब आपको ITR 3 ही फाइल करनी होगी। ITR 3 में आप सैलरी भी दिखा सकते हैं, डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी दिखा सकते हैं, प्रोफेशनल इनकम अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर दिखाते हैं जिसमें कि बुक्स ऑफ अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपने ड्यूरिंग द ईयर म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक सेल किए हैं, उस पर आपको कैपिटल गेन या लॉस हुआ है, तो वो भी आप ITR 3 में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ITR 3 एक लेंथी फॉर्म है, लेकिन इसमें आप हर तरह की इनकम को रिपोर्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम ITR 3 की फाइलिंग सीखेंगे, जिसमें हम प्रोफेशनल इनकम और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को कैसे दिखाना है ये कवर करेंगे। मैं हूं CA श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ITR फाइलिंग के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर। यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है और सबसे पहले हम जाएंगे ई फाइल में। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और सीधे हम इस वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, 26, 27, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू। स्टार्ट न्यू फाइलिंग से स्टार्ट करेंगे, इंडिविजुअल्स पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर ITR फॉर्म ITR 3 सेलेक्ट कर लिया। फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसमें आप सैलरी, प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम, कमीशन, ब्रोकरेज या फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को भी दिखा सकते हैं। ITR फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको अपने 2 डॉक्यूमेंट्स ज़रूर डाउनलोड कर लेने हैं। पहला है आपका फॉर्म 26 AS, जिसमें कि आपका सारा TDS रिपोर्ट होता है। वो TDS आपके TDS के शेड्यूल से मैच होना चाहिए। और दूसरा डॉक्यूमेंट है AIS। ये AIS आपको ज़रूर डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि कौन सा ITR फॉर्म भरने के लिए हम एलिजिबल हैं। AIS में जो भी इनकम्स रिपोर्ट हो रही हैं वो इनकम्स आपके ITR फॉर्म में भी होनी चाहिए। अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच पाया जाता है तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस अंडर सेक्शन 139(9) आ सकता है। यहाँ प्रोसीड करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी टोटल इनकम अगर 4 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, और 4 लाख से कम है तो अदर्स पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू। यहाँ पर हम सबसे पहले शेड्यूल्स सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारे ITR फॉर्म में सिर्फ वही शेड्यूल्स रहें जो कि रेलेवेंट हैं, और जो भी अननेसेसरी शेड्यूल्स हैं वो सारे हट जाएं। सबसे पहले हम इनकम पे जाएंगे। यहाँ पर अगर सैलरी है तो उसको टिक कर लेंगे। अगर रेंटल इनकम दिखानी है तो शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दिखाने के लिए हम शेड्यूल कैपिटल गेन और शेड्यूल 112A को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर क्रिप्टो की इनकम भी दिखानी है तो शेड्यूल VDA को सेलेक्ट कर लेंगे। शेड्यूल अदर सोर्सेज बाय डिफ़ॉल्ट टिक रहता है, इसमें आप इंटरेस्ट और डिविडेंड दिखा सकते हैं। शेड्यूल स्पेशल इनकम, ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक रहता है, क्योंकि इसमें आपकी जो भी स्पेशल इनकम्स हैं जैसे कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म VDA, उसकी कैलकुलेशन होती है। शेड्यूल IF को हम हटा सकते हैं, ये पार्टनरशिप फर्म्स के लिए है। शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम है, जिसमें आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम या फिर आपको गिफ्ट मिला है रिलेटिव से, वो सब दिखा सकते हैं। कंटिन्यू कर देंगे। स्किप। ओके। सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशंस में आ जाएंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाकर आपको अपने रेसिडेंशियल स्टेटस को एक बार ठीक कर लेना है, जिसके लिए इस बार नया कॉलम इंसर्ट किया गया है। इसके बाद हम फाइलिंग स्टेटस पर आएंगे। यहाँ पर ITR 3 की ड्यू डेट, जो कि इस बार 31 अगस्त है, इसे सेलेक्ट कर लिया।
डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन फॉर करंट असेसमेंट ईयर? आपकी बिजनेस इनकम है करंट ईयर में, इस पे हम यस क्लिक कर लेंगे। हाँ, क्योंकि हम प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी प्रोफेशनल इनकम दिखाना चाहते हैं। इसके बाद आपसे ओल्ड और न्यू रिजीम के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या आपने पिछले किसी साल में ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया था। अगर आपने किया था तो आप येस पर क्लिक करेंगे और तब आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर और एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होगा, फॉर्म नंबर 10 IEA का। ये वाला फॉर्म हम इसलिए भरते हैं क्योंकि हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच करना है। अगर आपने ये वाला फॉर्म पिछले सालों में नहीं भरा है तो आप नो पर क्लिक करेंगे, और नो पर क्लिक करने का मतलब है कि आपने पिछले सालों में भी अपनी ITR न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल की थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब ये करंट असेसमेंट ईयर के लिए आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप करंट इस वाले असेसमेंट ईयर में न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम में। अगर आपको न्यू में जाना है तो आप नो पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आप येस पर क्लिक करेंगे। अगर आप येस पर क्लिक करते हैं तो अगेन आपको फॉर्म नंबर 10 IEA भरना होगा ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच करने के लिए, और फॉर्म भरने के बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी देंगे। हम नो में कर देते हैं, हमें जाना है न्यू टैक्स रिजीम में। जो कॉलम्स यहाँ पे रेलेवेंट हैं आपके लिए वही हम दिखा रहे हैं, ज़्यादातर केसेस में यही कॉलम्स फिल किए जाते हैं। इसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस आ जाता है, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे रेसिडेंट, और यहाँ पर यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। नीचे ये सब नो कर देंगे। यू आर अ डायरेक्टर, नो। यू आर अ पार्टनर इन अ फर्म, नो। यू हैव अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, नो। यू आर FPI, नो। नेक्स्ट आ जाता है ऑडिट इंफॉर्मेशन। आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट बुक्स एज पर सेक्शन 44AA, नो। क्योंकि हम प्रिजम्पटिव बेसिस पर ITR फाइल कर रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाने के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है वेदर SSC इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44AD 44ADA। क्या आप ITR सिर्फ इन इनकम्स को दिखाने के लिए फाइल कर रहे हैं। यहाँ येस कर दिया। प्लीज सेलेक्ट द टर्नओवर। आपका टर्नओवर कितना है उस हिसाब से आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। अप टू 1 करोड़ हमने सेलेक्ट कर लिया। आर यू लाइबल फॉर ऑडिट, नो। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस आ जाता है। यहाँ पर आपको तब ऐड करना है जबकि आप कोई और बिजनेस एक्टिविटी भी कर रहे हैं अपना 44AD और 44ADA के अलावा, जैसे कि आपको FNO दिखाना है या आपको इंट्राडे दिखाना है, तब आप यहाँ पर ऐड अनदर करके अपना बिजनेस ऐड करेंगे। लेकिन आपको प्रिजम्पटिव बेसिस पर ही ITR को फाइल करना है, जिसमें कि आप अपना कमीशन, ब्रोकरेज या प्रोफेशनल फीस दिखाना चाहते हैं, तब यहाँ पर आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। बैंक डिटेल्स आ जाएंगी, कंफर्म कर दिया। इसके बाद बैलेंस शीट पर आएंगे। यहाँ पर इस बार इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, ये आपको केयरफुली पढ़ लेना है। यहाँ पर लिखा है कि अगर आपकी शेड्यूल BP की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो आपके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है। अगर आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी। इसे ओके कर दिया हमने, और ये उस केस में एप्लीकेबल है जबकि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर येस टिक लगाया है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर येस टिक लगाया है लेकिन बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस नहीं फिल की है, और आपकी शेड्यूल BP में जो इनकम आ रही है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी अगर आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस नहीं फिल करेंगे। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं और हम अपनी ITR को प्रिजम्पटिव बेसिस पर फाइल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जाएंगे 6 नंबर पॉइंट पर। ये है वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड। अगर आप थोड़ा बहुत डेटा भी मेंटेन करके रखते हैं और आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशंस हैं तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ दे सकते हैं। आपके टोटल सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, स्टॉक कितना है आपके पास, और कैश बैलेंस कितना है। कैश बैलेंस में आप यहाँ पर थोड़ा अमाउंट दे सकते हैं, और अगर आपके पास बाकी का डेटा नहीं है तो उसे आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर 0 कर देंगे और कंफर्म कर दिया। इसके बाद हम आएंगे P&L में।
यहाँ पर हमें एक हेड मिलेगा प्रिजम्पटिव इनकम। इसमें दो हेड मिलेंगे हमें, एक है प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम सेक्शन 44 AD और दूसरा है प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 44 ADA। हमें जाना है प्रोफेशन में, एडिट पे क्लिक किया, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का या प्रोफेशन का नाम दे देना है। अगर नाम नहीं है प्रोफेशन का तो आप अपना नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। बिजनेस कोड में जो भी आपका प्रोफेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मान लिया कि आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप यही लिख देंगे इंटीरियर डेकोरेशन बिजनेस और इसे ऐड कर देंगे। ये बिजनेस यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यूज़ लेनी है। तो आपके AIS में जितना भी अमाउंट आ रहा है, जितना भी आपको रिसीव हुआ है, वो आप फिगर यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर आपके पास ओरिजिनल डेटा आपका अवेलेबल है, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से ये वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर आपकी ग्रॉस रिसीट्स ऑनलाइन मोड में कितनी रही हैं। यहाँ पर हमने ले लिया 10 लाख। रिसीट्स इन कैश, आपको कैश में भी कुछ रिसीव होता है तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। और प्रिजम्पटिव इनकम यहाँ पर आपको दिखानी है। तो इनकम टैक्स एक्ट इसके लिए कहता है कि आप यहाँ पर कम से कम 50% का प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे। अगर 50% से ज़्यादा आपका एक्चुअल प्रॉफिट है तो आपको एक्चुअल वाला यहाँ पर डिक्लेयर करना है, लेकिन 50% से कम नहीं करेंगे। अगर हमने यहाँ पर 3 लाख डिक्लेयर कर दिया तो रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी। तो 50% से ज़्यादा हमको यहाँ पर डिक्लेयर करना है, या फिर जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है वो, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको डिक्लेयर करना है। तो हम यहाँ पर 6 लाख का प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं। सेव किया। सेम इसी तरह से आपको बिजनेस के लिए भी एंट्रीज करनी है। अगर आपकी कमीशन इनकम है, ब्रोकरेज इनकम है या कोई और बिजनेस है और आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर डिक्लेयर करना चाहते हैं। बिजनेस के केस में प्रॉफिट आपको 6% पर डिक्लेयर करना होता है, या फिर आपका जो भी एक्चुअल प्रॉफिट है वो जो भी ज़्यादा होगा वो आप डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद हम इसे कंफर्म कर देंगे। इसके बाद शेड्यूल सैलरी है। अगर आपको सैलरी इनकम भी आती है तो आप शेड्यूल सैलरी को कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट है शेड्यूल कैपिटल गेन। अब यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाली इनकम्स दिखानी है जो भी आपके शेयर्स पर या म्यूचुअल फंड्स पर हुई हैं। इसके लिए आप अपना ब्रोकर्स स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेंगे अपने डीमैट अकाउंट से, और उसमें आपको सारी फिगर्स मिल जाएंगी। शॉर्ट टर्म आपका कितना हुआ है, लॉन्ग टर्म कितना हुआ है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाना है तो यहाँ पर जाएंगे। इसमें हम सेक्शन 111A में क्लिक करेंगे जिसमें कि STT पेड होता है। ऐड अनदर पे क्लिक किया। सबसे पहले सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे 111A। सबसे पहले यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो कि आपकी टोटल सेल वैल्यू आपको यहाँ पर लेनी है। यहाँ पर टोटल कॉस्ट वैल्यू आपको लेनी है, कॉस्ट ऑफ परचेज, और ये सारी फिगर्स आपको अपने ब्रोकर स्टेटमेंट से मिल जाएंगी। एक्सपेंडिचर्स, यहाँ पर एक्सपेंसेस ले लेंगे। एक्सपेंसेस में आपको STT नहीं लेना है, या फिर कोई भी टैक्सेस या GST का अमाउंट है तो वो नहीं लेना है। ब्रोकरेज, अदर चार्जेस और TP चार्जेस, ये सब आप एक्सपेंसेस में क्लेम कर सकते हैं। नीचे आपकी बैलेंस फिगर आ जाएगी। यहाँ पर हम थोड़ी सी वैल्यूज ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 1 लाख में हमारा सेल हुआ है और इसकी 20,000 इसकी कॉस्ट ऑफ परचेज थी। एक्सपेंसेस हमने 5,000 ले लिए। जो हमारा टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 75,000 आ जाएगा। इसे हम सेव कर देंगे। इस तरह से ये एंट्री यहाँ पर आ गई, और जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा उस पर 20% का टैक्स रेट लगेगा। अगर आपकी अदर इनकम्स जो हैं वो 4 लाख रुपए से अंदर की हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसमें एडजस्ट हो जाता है। आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में ये एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, 4 लाख को एक्सीड कर रही है, तो फिर ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा और आपको इस पर 20% का टैक्स रेट देना होगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म पर आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म मिलेगा हमें नीचे B पॉइंट में। ये भी हमारा STT पेड वाला लॉन्ग टर्म है।
इसके लिए हम आ जाएंगे 4th नंबर पॉइंट पर, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन विच STT इज पेड, सेक्शन है 112A। एडिट पे क्लिक किया, व्यू शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, ऐड अनदर, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे शेयर्स परचेज कब किए थे या म्यूचुअल फंड्स कब परचेज किए थे, आफ्टर 31 जनवरी 2018। और यहाँ पर हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल वैल्यू देनी है। मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए के हमने शेयर्स सेल आउट कर दिए, जिनकी की कॉस्ट ऑफ परचेज थी 1 लाख रुपए की। एक्सपेंडिचर इस पर हमको हो गया है, जो कि हमें ब्रोकरेज स्टेटमेंट से मिल जाएगा। और ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नीचे कैलकुलेट होके आ जाएगा, इसे हमने सेव कर दिया। एंट्री इस तरह से आ गई, इसे कंफर्म कर दिया, फिर से सेव कर दिया। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री भी हो गई, लॉन्ग टर्म की एंट्री भी हो गई। इसके बाद ये जो हमारी दोनों वैल्यूज आई हैं, शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन, ये हमें यहाँ F पॉइंट में लिखना है। जो शॉर्ट टर्म की वैल्यू आई है हमारी 75,000, वो हम यहाँ पर दे देंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट 20%। और जो लॉन्ग टर्म की वैल्यू आई है वो हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट 12.5%। वो वैल्यू है हमारी 397,101। ये जो लॉन्ग टर्म की वैल्यू है, इस पे से 1.25 लाख का हमें एग्जाम्पशन भी मिलेगा, और जितना बैलेंस अमाउंट आएगा उस पर टैक्स की कैलकुलेशन होगी 12.5% के हिसाब से। आपके शॉर्ट टर्म पर भी 4% का सेस अलग से लगेगा और लॉन्ग टर्म पर भी 4% का सेस अलग से लगेगा। और अगर आपने कोई भी टैक्सेस अभी तक पे नहीं किए हैं तो इन दोनों ही अमाउंट्स के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी होगी, क्योंकि आप टैक्सेस को लेट पेमेंट कर रहे हैं। कंफर्म कर दिया। टैक्सेस का पेमेंट कब करना होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि जब हम अपनी ITR फाइल करते हैं तभी हमें टैक्सेस का पेमेंट करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने टैक्सेस का पेमेंट 31 मार्च से पहले कर देना चाहिए। पूरे साल भर में 4 इंस्टॉलमेंट्स में टैक्सेस का पेमेंट किया जाता है, जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च। इस हिसाब से आपको अपने टैक्सेस का पेमेंट कर देना चाहिए। अगर आप किसी भी क्वार्टर का पेमेंट नहीं करते हैं, एक क्वार्टर का पेमेंट आपने लेट कर दिया, तो उस पर अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा शेड्यूल अदर सोर्सेज, जहाँ पर कि इंटरेस्ट और डिविडेंड आपका डिस्प्ले होगा। आपको चेक करके कंफर्म कर देना है। इसके बाद 3 शेड्यूल्स हैं इसमें, शेड्यूल साइला, शेड्यूल बावला और शेड्यूल CFL। ये तीनों शेड्यूल्स आपके कैपिटल गेन के शेड्यूल्स हैं, जिसमें लॉसेस सेट ऑफ होते हैं और जो करंट ईयर का लॉस है वो आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड होता है। इन तीनों शेड्यूल्स को भी आपको ओपन करके कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट जो मेन शेड्यूल आता है वो है शेड्यूल SI, इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट। यहाँ पर आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टैक्सेस की कैलकुलेशन होती है। जैसे कि शॉर्ट टर्म है 75,000 का, तो उस पर टैक्स कैलकुलेट हुआ है 15,000 का। और जो हमारा लॉन्ग टर्म है उस पर 12.5% का टैक्स कैलकुलेट हुआ है। और ये सारा टैक्सेस का अमाउंट हमें यहाँ नीचे मिल जाता है। यहाँ पर आपकी टोटल कैपिटल गेन की इनकम भी दिख रही है और टोटल कैपिटल गेन पर कितना टैक्स बना है वो भी दिख रहा है। कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट शेड्यूल आ जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। फिर है टैक्स पेड का शेड्यूल। अगर कोई TDS डिडक्ट हुआ है आपकी सैलरी इनकम पर, या आपका जो प्रोफेशनल इनकम हमने दिखाई है उस पर 194J में TDS डिडक्ट हुआ है, वो सारा आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता है। इसको भी आपको ओपन कंफर्म करना है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। प्रोसीड करने के बाद ये आपको एक बार अपने ITR का रिव्यू दिखाएगा, प्रीव्यू चेक करके आप अपनी ITR को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आप उसे E-वेरीफाई करेंगे आधार OTP से। और अपलोड करने के बाद 30 डेज़ का टाइम भी मिलता है आपको। आप तुरंत भी E-वेरीफाई कर सकते हैं और 30 डेज़ के अंदर भी E-वेरीफाई कर सकते हैं। E-वेरीफाई नहीं किया आपने तो रिटर्न वैलिड नहीं मानी जाएगी और आपका ITR प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो जल्दी से जल्दी अपनी ITR को E-वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा।
और ये था पूरा वीडियो ITR 3 का, प्रोफेशनल इनकम कैसे दिखानी है, कैपिटल गेन्स कैसे दिखाने हैं। आई होप काफ़ी यूज़फुल साबित हुआ होगा आपके लिए। कोई डाउट्स हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर ITR फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहेगा, मस्त रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।